तो आज का ये वीडियो मैं उन 12वीं के बच्चों को समर्पित कर रहा हूं जो 12वीं के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। क्या बीपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद की जा सकती है? एक प्रश्न उनका ये आता है। दूसरा आता है कि सर बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए सर? बीपीएससी की तैयारी करने के लिए न्यूनतम योग्यता यानी बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वह ग्रेजुएशन है। इसके बाद ही आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और वो भी रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। आपके पास एटलीस्ट मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये भी आप क्लियर समझ लीजिए कि अगर आप 12वीं पास करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद अगर आपकी बीपीएससी क्वालिफाई हो जाती है, तो आप ये भी समझ लीजिए 21-22 सालों में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो आप सेक्रेटरी के पोस्ट से भी रिटायर कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। साथियों, आज का ये वीडियो 12वीं के बच्चों को समर्पित है। जी हाँ साथियों, ये वीडियो मैं उनके लिए अपनी तरफ से एक उपहार के रूप में दे रहा हूं। साथियों, एक समय था जब 12वीं के बच्चों के लिए आईआईटी या जो मेडिकल का एक अपना दरवाजा होता था, उधर की तरफ वो मूव करना चाहते थे। कुछ गिने चुने बच्चे, अगर आप कहें कि 4-5% बच्चे जो है वह सिविल सर्विसेज का रास्ता 12वीं के बाद चुनते थे, और वह भी बेसिकली क्या होता था, तो अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार वो सिविल सर्विसेज का चयन करते थे। लेकिन आज साथियों, सिविल सर्विसेज की तरफ जो है बच्चों का रुझान काफी बढ़ रहा है, और बच्चे जो कभी ग्रेजुएशन करने के बाद में किसी जॉब में जाने के बाद में सिविल सर्विसेज का सपना देखते थे, आज एटलीस्ट ये माहौल बन गया है कि 12वीं के बाद बच्चे जो है सिविल सर्विसेज की जर्नी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो 12वीं के बच्चे जिनका एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो गया है, या जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, या ऑलरेडी जो अभी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, उन बच्चों के सामने एक बड़ा सवाल होता है कि सर क्या हमारे लिए 12वीं के बाद सिविल सर्विसेज के रास्ते ठीक रहेंगे? क्या हमें उसके बारे में कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जहां उसके बारे में एक पूरी की पूरी हमारे पास एक समझ हमें दे दी जाए कि भाई उसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है सिविल सर्विसेज को लेकर के, बुक लिस्ट क्या होता है, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या होती है। अगर ये सारी बातों को जो है एक ही वीडियो के अंतर्गत हमें मिल जाए तो इससे बढ़िया और बात क्या है सर? ठीक है, तो आज का ये वीडियो मैं उन 12वीं के बच्चों को समर्पित कर रहा हूं जो 12वीं के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। क्या उनके लिए बीपीएससी की तैयारी मुफीद रहेगी या नहीं, अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, मैं प्रश्नों के साथ शुरुआत करूंगा, और प्रश्नों के साथ जो है शुरुआत करते हुए उसका उत्तर के माध्यम से जो है आपको बताऊंगा। सबसे पहला है, क्या बीपीएससी की तैयारी 12वीं के बाद की जा सकती है? एक प्रश्न उनका यह आता है। दूसरा आता है कि सर बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए सर? बीपीएससी की तैयारी करने के लिए ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से करें कि हमें थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिले? फिर है, बीपीएससी के सिलेबस और परीक्षा की प्रकृति क्या होती है सर, ये भी बता दिया जाए। कौन सी पुस्तकों को पढ़ें, कौन से अखबारों को पढ़ें, पोस्ट क्या होता है, सैलरी क्या होती है, वगैरह 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 वगैरह। तैयारी शुरू करने से पहले मन में कई तरह के 75 तरह के सवाल आ जाते हैं, तो इन 75 तरह के सवालों का जो है 76 तरह से जवाब दिया जा सकता है। इसके बारे में अभी बताता हूं आपको। देखो बाबू, बीपीएससी की तैयारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको यह समझना होगा कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें कोई क्वांटम जो मैकेनिज्म का जो है सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा ही एक सिंपल सा अप्रोच है। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए। मैं तीसरे प्रश्न से उठा रहा हूं, तीसरे प्रश्न से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता होती है स्नातक, यानी अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप बच्चा, अगर आप बाबू ग्रेजुएट हो, ठीक है, या अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बच्चे अगर ग्रेजुएट हैं तभी वो बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। लेकिन अब देखो, बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता तो ग्रेजुएशन की चाहिए, ये हमारा क्लियर हो गया। सवाल मैंने कहां से उठाया था, क्या 12वीं के बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उनको तो नो डाउट 3 साल का 4 साल का समय लगेगा। ठीक है, तो अब इसी चीज को आप ये समझिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए न्यूनतम योग्यता यानी बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वह ग्रेजुएशन है। इसके बाद ही आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, और वो भी रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। आपके पास एटलीस्ट मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये भी आप क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद बीपीएससी की तैयारी में आता है,
तो उसको 2-3 सालों का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ सकता है, 2-3 साल लग सकते हैं, ये बात समझिए। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 2-3 सालों का और सफर जो है अख्तियार करना पड़ेगा बीपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए अगर कोई बच्चा बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा अवसर, सबसे अच्छा जो एक पड़ाव है, वो पड़ाव है कि 12वीं के बाद अगर वो इंजीनियरिंग सेक्टर में नहीं जा सकता है, अगर वो नीट के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में नहीं जा सकता है, अगर उसने किसी वनडे एग्जाम का जो है सपना नहीं देखा है, तो भी वो क्या कर ले भाई कि अपना एक नया स्ट्रीम चयन कर ले और वही स्ट्रीम आपका बीपीएससी का है। यानी आप ग्रेजुएशन के साथ साथ 3-4 सालों के पड़ाव में आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए और 1 साल के भीतर रिजल्ट लीजिए। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, इस पर बात आपको बता रहा हूं। यानी आप एग्जाम के साथ साथ अपनी 12वीं की तैयारी के बाद, 12वीं के एग्जाम के बाद में जब ग्रेजुएशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आप बीपीएससी का जो है तैयारी कर सकते हो। फॉर्म भरने का मौका तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेगा, लेकिन तैयारी आप 12वीं के बाद स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके चांसेस एग्जाम में क्वालिफाई होने के ज्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा, आप अर्ली एज में सिलेक्शन ले सकते हो, जिससे फायदा आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन में फायदा मिलेगा। हो सकता है कि आप रिटायर होते होते आईएएस बन जाओ। जी हां साथियों, प्रमोटेड आईएएस भी होते हैं। अगर कोई डीएसपी में सिलेक्ट हुए हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो हो सकता है रिटायर्ड होते होते वह क्या बन जाएंगे, एसपी भी बन सकते हैं। इवन आपको यह बता दूं कि अगर आप 12वीं पास करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद अगर आपकी बीपीएससी क्वालिफाई हो जाती है, तो आप ये भी समझ लीजिए 21-22 सालों में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो आप सेक्रेटरी के पोस्ट से भी रिटायर कर सकते हैं। तो मतलब ये सब बेनिफिट्स हैं। 12वीं के बाद अगर तैयारी शुरू करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, बीपीएससी की फॉर्म भरने के लिए सर न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र सीमा होती है 20 साल या 21 साल। ठीक है, 20 साल या 21 साल। 20 साल होता है आपका पुलिस सर्विस के लिए यानी डीवाईएसपी के पोस्ट के लिए, और 21 साल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। सर बीपीएससी की तैयारी करने के लिए ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से करना फायदेमंद रहेगा? किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करें? आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, जिसमें आपको अच्छा लगे उस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश लेकिन करना कि मानविकी विषय से कर लो। यानी मानविकी विषय का मतलब हुआ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इससे कर लो। इसका बेनिफिट कहां होगा, आपको बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने में इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो साइंस अगर आप बैकग्राउंड के बच्चे हो, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो, अगर आप इंटरमीडिएट तक साइंस पढ़े हैं, तो एटलीस्ट साइंस उससे बाहर का आपसे नहीं पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में। उसके बाद बीपीएससी के एग्जाम में साइंस टेक का अप्रोच आता है, जो आपको ऑलरेडी क्लास के समय पढ़ा दिया जाता है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ है, तो आप कोशिश ये करें कि ज्यादा आपके लिए सहूलियत क्या होगा, ज्यादा आसान क्या रहेगा, आपका जो ग्रेजुएशन आसान रहेगा तैयारी करने में भी, वो ये रहेगा कि मानविकी विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस से आप अपना ये तैयारी कर लीजिए। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद आए। आपको लगता है कि मैथ आपकी अच्छी है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिजिक्स से आप कर सकते हो, केमिस्ट्री से, बॉटनी से कर सकते हो, जूलॉजी से कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे आप करो। ये मेरी तरफ से एक सजेशन था कि आप उधर से करते हो मानविकी विषय से, तो आपको जीएस पेपर तैयार करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने 4 प्रश्न के उत्तर दे दिए। अब आता है सर बीपीएससी में पोस्ट क्या होता है? बीपीएससी का सबसे सुंदर सा पोस्ट होता है डिप्टी कलेक्टर, या जिसे हम एसडीएम कहते हैं। लेवल 9 का पोस्ट होता है, 5400 ग्रेड पे का पोस्ट होता है। मतलब देखो लेवल 9 में बीपीएससी में कितने पोस्ट होते हैं, जिनका ग्रेड पे कितना होता है, 5400। सैलरी आप छोड़ दीजिए, सैलरी कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक बेसिक सैलरी के आसपास का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग जो है सैलरी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, अब आप ये समझो, मतलब मान के चलो कि भाई 80-85 हजार, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी जाएगी, डिफरेंट टू सिटी। वो सिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिफर करेगा। लेवल 9 के पोस्ट में कौन है? एसडीएम, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, बिहार एजुकेशन सर्विसेज, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस, इलेक्टोरल ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, जूनियर रजिस्ट्रार जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी सीडीपीओ। ये सारे पोस्ट क्या है, लेवल 9 के पोस्ट है, जिनका ग्रेड पे क्या है, 5400 है। ठीक है, इसके बाद लेवल 9 का एक और पोस्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एफएओ का पोस्ट है। इसका भी ग्रेड पे कितना है, 5400। लेवल 8 का एक पोस्ट है असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, एडीएमओ। इसका है 4800 ग्रेड पे है। इसके बाद लेवल 7 के पोस्ट हैं, जिनका ग्रेड पे है 4600। ठीक है, मतलब आप समझ लो
कि लगभग जो इसकी सैलरी जो बनती है, जो सैलरी की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रॉपर जो सैलरी बनती है, आगे समय में बढ़ता भी धीरे धीरे है, लेकिन शुरुआत में आपको जो क्या मिलेगा, यह आप एटलीस्ट मान लो कि 70-75 हजार से लेकर के आपको 90 हजार के बीच तक का एक इसमें सैलरी ओवरऑल इसमें आपको मिलेगा। बीपीएससी एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई, तो बीपीएससी के एग्जाम में 3 चरण होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। बीपीएससी के एग्जाम में क्या होता है, 3 चरण होता है, 3 चरण का पेपर होता है भाई, 3 चरण होता है, ठीक है ना, 3 फेज का आपका एग्जाम होता है, ये हर बच्चा ध्यान में रखे। 3 फेज का जो बाबू एग्जाम होता है उसमें एक होता है हमारे पास प्रीलिम्स, प्रीलिम्स होता है, एक हमारे पास होता है मेंस, और लास्ट आपका होता है इंटरव्यू। ये क्या होता है, लास्ट इंटरव्यू, ठीक है। प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन का होता है, 150 क्वेश्चन इसमें है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 150 क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां है, ठीक है। मेंस बेसिकली जो पेपर होता है इसमें मेरिट पेपर की बात करें मेंस में, तो मेरिट पेपर यहां पर 3 होते हैं। मेरिट पेपर कितना होता है, 3 मेरिट पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा, 3 मेरिट पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे का पेपर। इसके बाद 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, 2 इसमें क्या होता है, तो क्वालिफाइंग पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर जो है क्वालिफाइंग होता है, ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग है, और प्लस हिंदी लिटरेचर, मतलब हिंदी का पेपर जो है जिसमें आपका व्याकरण वगैरह का टेस्ट होगा, संज्ञा सर्वनाम आप जानते हैं कि नहीं जानते, इसका टेस्ट होगा। और इंटरव्यू जो होता है वह 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है। दूसरा बात याद रखिएगा, इसमें क्या है भाई, मेरिट पेपर कितना का होता है, तो मेरिट पेपर की अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी के एग्जाम का जो मेरिट पेपर होता है वो 900 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स के, पेपर 1 के लिए 300 मार्क्स, पेपर 2 के लिए 300 मार्क्स, और ऐसे जो पेपर होता है इसमें 300 मार्क्स। क्वालिफाइंग पेपर जो होते हैं यह ऑप्शनल होता है 100 मार्क्स का, और हिंदी जो होता है ये 100 मार्क्स का होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसके जो हैं मार्क्स आपको मुख्य परीक्षा में जोड़े नहीं जाते हैं मेरिट बनाने में। यानी मेंस एग्जाम जो होता है अगर आप देखो तो 1100 मार्क्स का जो है मेंस एग्जाम है, कितने मार्क्स का है, 1100 मार्क्स का मेंस एग्जाम है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें से 900 मार्क्स पे मेरिट बनेगा। मेरिट जो बनेगा वह केवल और केवल 900 मार्क्स पे होगा, 900 मार्क्स पे मेरिट होगी और 200 मार्क्स केवल क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यही आपको बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो हमारी है बीपीएससी की, सामान्य अध्ययन कहते हैं उसको, 150 क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 60% 65% में लाने पर 90 से 100 के बीच अगर आप सही करते हो, केवल सही इतना अगर स्कोर आता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा पीटी का। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी ये क्वालिफाइंग है, सामान्य अध्ययन 1 मेरिट है, सामान्य अध्ययन 2 मेरिट है, निबंध मेरिट है, और वैकल्पिक विषय जिसके बारे में मैंने अभी बताया ये क्वालिफाइंग होता है। तो यानी ये क्वालिफाइंग है, ये आपका पेपर क्या है बाबू, क्वालिफाइंग है, ये वाला पेपर आपका क्या है, क्वालिफाइंग है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं लगभग किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 प्रश्न रहते हैं, करंट अफेयर से 30 से 35 रहते हैं, और साइंस से जो है जनरल साइंस एंड साइंस टेक्स्ट से 30 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर कहिए तो लगभग 100 क्वेश्चन यही 3 पेपर से है। मैथ से मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग से बाबू यहां पर 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। बिहार बेस्ड 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राजव्यवस्था से 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, और ज्योग्राफी से 10 से 12 प्रश्न रहते हैं जनरली, या 15 भी प्रश्न हो जाते हैं। मतलब ये प्रश्नों का संख्या क्या है, एक अनुमान है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसको एवरेज मार्किंग भी कर दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कभी हिस्ट्री कर दिया जाएगा 25, तो ज्योग्राफी बढ़ा करके 15 से 18 कर दिया जाएगा, इंडियन पॉलिटी 12 से बढ़ा करके 15 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न मतलब मोटे मोर एंड लेस अगर बात करेंगे तो प्रश्न इसी तरह के आते हैं, इसी तरह से प्रश्न आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी केवल क्वालिफाइंग है, 100 मार्क्स का है, 3 घंटे में आपको जवाब देना है। देना क्या है, एक निबंध लिखना है, दिए गए अवतरण का सारांश लिखना है, 1/3 में 15 अंक का रहता है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, 10 अंक का आता है,
5 मुहावरों का अर्थ बताना है, वाक्य में प्रयोग बताना है, ये 15 मार्क के होते हैं। समास संधि बताना है 10 अंक का। पर्यायवाची जो है देखो, पर्यायवाची और विलोम शब्द 5 अंक के हैं। अनेक शब्द के बदले एक शब्द 5 अंक के हैं। संज्ञा सर्वनाम 5 अंक का है। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना, वहां वाक्य को शुद्ध करना, यहां पर शब्द को शुद्ध करना, ये भी 5 अंक है। मतलब दिया हुआ है, यही पैटर्न से क्वेश्चन आएगा, बना लीजिए, आराम से क्वालिफाई कर जाइए। मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन 1 में 3 चीज पूछा जाता है। एक क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। आधुनिक इतिहास में 1857 से लेकर के आगे की जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है उसकी भूमिका पूछी जाती है। कल्चर में हमसे क्या पूछा जाता है, जैसे मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, पटना कलम हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, मंजूषा आर्ट हो गया, तो ये सब पूछा जाता है। मंदिर कला हो गया, ठीक है, तो ये सब भारतीय संस्कृति का एक पार्ट पूछा जाता है। इसमें दूसरा 3 खंड में बटा हुआ होता है, जो हमारा सामान्य अध्ययन 1 है और सामान्य अध्ययन 2 जो है, ये 3-3 खंड में बटे होते हैं। इसका दूसरा जो खंड होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी प्योरली जो है ये करंट बेस्ड टॉपिक होता है। जैसे आप रशिया यूक्रेन के बीच लड़ाई देखो, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चलते रहती है, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है, इन सारे इशूज को रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत सरकार ने कोई बिल लाया तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 जो हमारा इसमें है, ये स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि जो डेटा एनालिसिस वाला टॉपिक है वो इसमें दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स को क्या करिए आप इसमें बनाना है ये, ठीक है। तो ये हमारा सामान्य अध्ययन पेपर 1 के अंतर्गत सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। सामान्य अध्ययन 2 क्या है भाई, तो ये भी 3 घंटे का मेरिट पेपर है, 300 मार्क्स इसमें भी रहेंगे। इसमें भी 3 खंड बटे हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 किससे रिलेटेड है, भारतीय राज्य व्यवस्था से। भारतीय राज्य व्यवस्था और बिहार का जो राज्य व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ। बिहार चुनाव से प्रश्न पूछे जाते हैं, चुनाव में जो है कास्ट की भूमिका, चुनाव में बाहुबल की भूमिका, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 3 जो होता है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है और उसका प्रभाव क्या है, यह प्रश्न आपका सेक्शन 3 में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एआई का क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जो है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकती है, तो ये सब क्या है, हमारा विज्ञान ही तो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो है, साइंस एंड टेक ही तो है। सेमीकंडक्टर के द्वारा कैसे भारत में जो है ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है, तो ऐसे प्रश्न जो है आपको साइंस टेक वाले टॉपिक में पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखना। निबंध है भाई, 3 घंटे का मेरिट पेपर होता है, इसमें भी 300 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस हैं। और इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल निबंध रहेगा और एक निबंध का जो पोर्शन रहेगा वो रीजनल लेवल पर रहेगा, ठीक है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है ना, गईल भैंसिया पानी में, ये सब क्या है, रीजनल लेवल पर हम लोग जो लोकोक्ति कहते हैं, मुहावरे कहते हैं, इस पर रिलेटेड जो है आपसे मुहावरा में से उसका भावार्थ पूछा जाता है। अब आप उसको ऐसे के फॉर्मेट में लिखिए वो क्या कहना चाह रहा है। वैकल्पिक विषय की बात करते हैं तो क्वालिफाइंग रहेगा, 100 मार्क्स का रहता है। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहता है, इसका नेचर क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव। और इसको जो है बाबू, इसको जो है आपको 2 घंटे में क्वालिफाई कर लेना। कितने घंटे में, 2 घंटे में। इसी का टाइम केवल 2 घंटे है, बाकी सबका टाइम क्या है, 3-3 घंटे है। बुक लिस्ट, अब क्या पढ़ें। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए और रामशरण शर्मा का जो प्राचीन भारत है वो पढ़िए, और मेडिवल के लिए सतीश चंद्र पढ़िए और बिपिन चंद्र की किताब पढ़िए। किसके लिए, तो आप मॉडर्न इंडिया के लिए, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्र, मेडिवल के लिए सतीश चंद्र और प्राचीन इतिहास के लिए रामशरण शर्मा की किताब पढ़िए। अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो केवल एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी के साथ साथ क्लास नोट्स पढ़िए। एनसीईआरटी के साथ साथ जो, अगर सपोज मान लीजिए आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो भाई हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, तो आप हिस्ट्री का नोट्स पढ़िए अपना और एनसीईआरटी पढ़िए। जितनी किताब इधर आप देख रहे हैं उन सारी किताबों का समराइजेशन जो है आपको हमारी नोट्स में मिल जाएगा। दूसरा है भाई ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ें या फिर आप महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है वो देख लीजिए, या कोई भी आपको जो पसंद पड़ता है वो पढ़िए, ठीक है। यानी सबसे पहले तो एनसीईआरटी मस्ट है और उसके बाद महेश बर्णवाल की किताब पढ़ लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी के लिए सभी लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत, देखो यही बात आप समझना, इंडियन पॉलिटी के लिए सब कहते हैं लक्ष्मीकांत की किताब आप पढ़ लीजिए। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं तो थोड़ा सा एक अपना एफर्ट लगा लीजिए डीडी बसु साहब की किताब पर, दुर्गादास बसु साहब की किताब पर। क्यों कह रहा हूं, जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप ये बात समझिए, बीपीएससी जो ऑफिशियल आंसर की लेती है, ऑफिशियल आंसर की, उसमें बीपीएससी ने साफ तौर पर मेंशन किया है डीडी बसु के सोर्स को वो वैलिड सोर्स मानती है। तो ये अब बीपीएससी जो है इसको वैलिड सोर्स मानती है, तो वैलिड सोर्स के बेस पर मैं कह रहा हूं कि आप जो किताब पढ़ो
तो आपको कौन सा किताब होना चाहिए भाई? तो डीडी बसु साहब की आप किताब पढ़ो, एक बार एफर्ट लगाओ, ठीक है। और पूरा नाम है दुर्गादास बासु साहब, बहुत सुंदर किताब है। हाँ, लैंग्वेज थोड़े से क्लिष्ट हैं, लेकिन बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से मानती है और इन्हीं के सोर्स को वेरीफाइड मानती है। जनरल साइंस के लिए 8, 9, 10 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। 8, 9, 10 एनसीईआरटी और जो हमारे शिक्षक पढ़ाएंगे उनकी क्लास नोट्स को पढ़ लीजिए, सफिशियंट। इसके बाद बिहार स्पेशल के लिए मैं कहूंगा इम्तियाज अहमद साहब की किताब पढ़ लीजिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, और हमारा जो मैगजीन है बीपीएससी वाला का उसको पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। बुक लिस्ट में इकोनॉमी में क्या पढ़ें? इकोनॉमी में हमारा बीपीएससी का पनोरमा आता है, वो पढ़ लीजिए, आर्थिक समीक्षा पढ़िए, और एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, 8, 9, 10 काम खत्म हो जाएगा, कोई जरूरत दूसरा चीज पढ़ने की नहीं है। 11, 12 जाना हो तो 11, 12 भी आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स कैसे करें सर? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना है तो दैनिक जागरण पढ़िए हिंदी में, जनसत्ता पढ़िए हिंदी में, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए और द हिंदू पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो हर दिन मैं सुबह 7 बजे क्या करता हूं, 7 AM पर सुबह आपका डेली करंट अफेयर्स लेता हूं बीपीएससी वाला चैनल पर। हमारा चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पर क्या होता है, हर दिन सुबह 7 बजे हम लोग लेकर के आते हैं डेली करंट अफेयर्स, यानी कि डीसीए। सुबह 7 बजे चलती है, 7 AM पर चलती है। तो देख सकते हैं आपकी 23 फरवरी का है, 21 फरवरी का है, 20 फरवरी का है, देख रहे हैं लाइव आते हैं। और इसी पर जो है आपको जितने आप अखबार देख रहे हैं, सारी अखबारों का न्यूज जो है आपको बता दिया जाता है। तो या तो आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ लो, या समराइज पढ़ना है, कम समय में पढ़ना है तो आप इस पर आकर के पढ़ लो, काम बन जाएगा। तो यही है बाबू आपका कोर स्ट्रेटजी। तो आप ऑल द बेस्ट आप सभी को है। कोई भी दिक्कत अगर आपको रहता है, कुछ भी लगता है, फिर भी कुछ संशय आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा पर्सनली उस कमेंट को देख करके उसका उत्तर देने की, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही इस वीडियो में रखेंगे, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप बताएंगे, तो उस पर एक वीडियो हम लोग फिर से नया बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।